चलिए, मुझे हेल्प करना। कंडक्टिविटी में बच्चा मैंने 3 प्रकार की कंडक्टिविटी पढ़ाई थी। आया ना? चलो बताओ तीनों कंडक्टिविटी कौन-कौन सी थी? मोलर था, इक्विवेलेंट था और स्पेसिफिक था। क्या था? तो 3 तरह की कंडक्टिविटी थी। कौन-कौन सा बोलो? मोलर, स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट। व्हाट वाज मोलर कंडक्टिविटी बोलो? कप्पा इनटू 1000 बाय क्या चीज? एम। कप्पा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सॉरी, कैप इक्विवेलेंट कप्पा इनटू 1000 बाय नॉर्मलिटी। और क्या बोला था? कप्पा बराबर रो एल बाय ए होता है ना, सॉरी, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो 1 बाय रो इज इक्वल टू क्या था बोलो? आर इंटू ए बाय एल। उल्टा कर दिया क्या? ऐसे सुनो, आर इज इक्वल टू क्या जानते हैं बोलो? रो एल बाय ए। तो आर इंटू ए बाय एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो, पलटी मारो, तो एल बाय आर इंटू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू कप्पा। बोलो यार, यस और नो? तो हम लोगों ने 3 तरह की कंडक्टिविटी पढ़ी थी। वन वाज द मोलर कंडक्टिविटी, द सेकेंड वन वाज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड द थर्ड वन वाज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। एक बात बताओ यार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, ये इक्विवेलेंट है या मोलर है? थोड़ा सा डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके बारे में बोला था लेंथ 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए और एरिया 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? उसकी जो कंडक्टिविटी होगी, मतलब मैंने कहा था एक कंटेनर में अगर दो रड्स के बीच में डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर का है और एरिया अगर उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी सॉल्यूशन की, इसको कौन सी कंडक्टिविटी कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, ऊपर आ जाइए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कब कहते हैं? जब लेंथ दोनों के बीच का कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर का, बट एरिया इतना सफिशियंट होना चाहिए ताकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड उसमें समा जाए। ये लिखाया था ना, बोला हाँ या ना? यहाँ एरिया स्पेसिफाई नहीं किया था इन दोनों केसेस में। और सॉल्यूशन कितने मोल का होना चाहिए? 1 मोल का, और इसमें यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट का। हाँ या ना? 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 1 मोल और 1 सेंटीमीटर, बट एरिया सफिशिएंट इतना ना होना चाहिए कि दोनों इलेक्ट्रोड्स उसमें डीप हो जाए। कोई दिक्कत हो यहाँ बच्ची? दिस वाज कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टिविटी, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वाज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। चलिए, अब इन तीनों पर हम लोग जिक्र करते हैं। ये मोलर है, ये इक्विवेलेंट है, और ये क्या जल्दी बताइए? स्पेसिफिक है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं, डाइल्यूशन पे क्या होगा। चलिए पहला लेते हैं, अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ा दें, डाइल्यूशन इंक्रीज करें, डाइल्यूट कैसे करते हैं आप खुद ही बताइए किसी चीज को? वॉल्यूम बढ़ाओगे या वॉल्यूम घटाओगे? वॉल्यूम बढ़ाओगे या वॉल्यूम घटाओगे? वॉल्यूम बढ़ाओगे। तो बच्चा वॉल्यूम को आप इंक्रीज करोगे, मतलब सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ाओगे। अगर सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने। और अगर वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करूं सबसे पहले नीचे कप्पा की, इसमें कहा था कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। पानी भरते चले गए, सोचिए, अगर पानी भरते चले गए तो तुम्हें समझाता हूं। मान लो 1 लीटर पानी के अंदर, ऐसा बहुत सिंपल सा डेटा लेता हूं, 10 आयंस घूम रहे हैं, मतलब 5 पॉजिटिव और 5 निगेटिव। ठीक है, कितने लीटर पानी के अंदर? 1 लीटर पानी के अंदर अगर तुम एक जग पानी और डाल दो, मतलब 1 लीटर पानी और डाल दो, तो लगभग वो 2 लीटर का हो जाएगा। अब सोचो, वो जो 10 आयंस थे उनको घूमने का जगह बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। तो जो तुमको कंडक्टिविटी पता करना है, वो तो एक कन्फाइंड वॉल्यूम का पता करना है ना, जहां पे एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए और लेंथ 1 सेंटीमीटर का। आप सोचो, अगर वॉल्यूम कम है, पानी कम है, मान लो वो 10 आयंस 10 फिशेस की तरह है, मान लो वो 10 मछलियां इतनी एरिया में दिखाई दे रही हैं। अब वो नदी में, तुम नदी से निकाल के, पॉन्ड से निकाल के नदी में डाल दो, तो बताओ वो मछलियां का वॉल्यूम बढ़ गया, तो मछलियां क्या होंगी? ज्यादा माइग्रेट करेंगी। तो बताओ उसी एरिया में क्या तुमको उतनी फिशेस नजर आएंगी क्या? अब पहले 1 लीटर था, उसमें 10 आयंस थे, अब 2 लीटर है, क्या उतने आयंस तुमको नजर आते हैं कन्फाइंड एरिया में? नहीं। अब वो आयंस इधर उधर माइग्रेट करना चालू करेंगे।
तो मुझे कंडक्टिविटी किसी एक पेक्यूलियर स्पेसिफिक वॉल्यूम का देखना था, इसमें एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए था। बताओ वो उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर के अंदर आपको क्या 10 आयंस नजर आ पाएंगे? नहीं, वो तो माइग्रेट करेंगे। और कंडक्टिविटी टोटली डिपेंड किस पे करती है? नंबर ऑफ आयंस पे। तो बताओ नंबर ऑफ आयंस 10 है अभी भी, बट क्या उस वॉल्यूम में 10 हो पाएंगे अब? नहीं। तुमने पानी देके उसका वॉल्यूम को माइग्रेशन बढ़ा दिया उसका। तो बताओ 1 सेंटीमीटर में और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इन दोनों को मिला दो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना, मल्टीप्लाई करने पे क्या नंबर ऑफ आयंस इसमें कम हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो मैं क्या कहूंगा, नंबर ऑफ आयंस विल डिक्रीज और इंक्रीज। आयंस विल डिक्रीज और इंक्रीज। कुछ बोले कहाँ डिक्रीज किया भैया, 10 का 10 ही तो है। अरे यार मैं कह रहा हूँ कि 1 लीटर में 10 था, अब 2 लीटर में 10 है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मान के चलो इस पूरे बिल्डिंग में यही कमरा है, 50 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। कल के दिन बच्चे को पता चल जाए 5 कमरा और है, सारे बच्चे हो सकता है अपने रिलैक्सेशन के लिए अलग अलग कमरे में जाके बैठ जाए ग्रुप बना के। तो बताओ इस कमरे में आके कोई देखेगा बोलेगा 50 बच्चे हैं क्या? बोलेंगे नहीं, बच्चे तो दूसरे में चले गए और तुमको पता करना है एक ही कमरे का। समझ में आई बात है? तो बताओ उसमें नंबर ऑफ आयंस नहीं डिक्रीज कर गया? डिक्रीज कर गया। और नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर गया। आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। आयंस अगर घटेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा या बढ़ेगा? जल्दी बोलो। कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा, मतलब कप्पा जो है वो डिक्रीज कर जाएगा वॉल्यूम के बढ़ाने से, डाइल्यूशन के बढ़ाने से। ठीक है, इसका ठीक अपोजिट ले लो। अगर मैं कहता कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन बढ़ाया तो नंबर ऑफ आयंस भी, आयंस इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। तो कप्पा इंक्रीज। आया समझ में? इस बात को समझने के लिए थोड़ा मैं इलस्ट्रेशन और दिखा देता हूं तुम्हें। मान के चलो ये कंटेनर था, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आयंस प्रेजेंट है, प्लस माइनस वाले, ठीक है। अब मान के चलो मैंने इस आयन का कंटेनर बड़ा कर दिया, ठीक है। अब बताओ आयंस क्या हो सकते हैं? तुमको देखना है इन दोनों रेड्स के बीच में कितने आयंस हैं। बोलो यार, इन दोनों रेड्स के बीच में जो आयंस का नंबर है वो इस दोनों रेड्स के बीच में कम हो गया ना? क्यों कम हो गया? आयंस को घूमने का जगह ज्यादा मिल गया। आया समझ में? तो वॉल्यूम बढ़ गया तो नंबर ऑफ आयंस इन स्पेसिफिक वॉल्यूम घट गया, इसलिए कप्पा घट गया। और अगर कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गया तो कप्पा बढ़ गया। आया समझ में? अब आ जाइए सेकेंड। सेकेंड में आ जाते हैं मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करो तो बच्चा क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ले लो। तो मैं अगर डाइल्यूशन बढ़ाया, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हुआ, बट नंबर ऑफ आयंस का माइग्रेशन, घूमना फिरना, बढ़ा या घटा? बढ़ा। अब चलिए उसके डेफिनेशन में आ जाइए। बोला 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए इसके बीच में, दो रड्स के बीच में, बट ये कंफर्म नहीं है कि कितने एरिया के अंतर्गत होना चाहिए। बस ये क्लियरली कह दिया गया है इतना होना चाहिए कि दो रड को अगर डुबा दो वो तो पूरा का पूरा पानी के अंदर आ जाए। आया ना? तो अब बताओ वो कितना भी हो सकता है। तो माइग्रेशन जितना बढ़ेगा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि उसको वॉल्यूम से मतलब नहीं। आया समझ में? तो अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस का माइग्रेशन भी बढ़ेगा। तो याद रखना मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम स्पेसिफाई नहीं होता है, यहाँ वॉल्यूम स्पेसिफाइड होता है। तो कप्पा घटेगा बट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। थर्ड पे आ जाइए। अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा, कंसेंट्रेशन का ले लीजिए, कंसेंट्रेशन बढ़ाइएगा, कंसेंट्रेशन बढ़ाइएगा, नंबर ऑफ आयंस का माइग्रेशन घटेगा या बढ़ेगा? सोच के बताओ, घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। भीड़ ज्यादा होगी, चलने में दिक्कत होगी। अरे बोलो हाँ या ना? और अगर माइग्रेशन घटा तो कैप एम डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान रखना, डाइल्यूशन के बढ़ाने से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बढ़ता है, सॉरी घटता है, लेकिन डाइल्यूशन के बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। कंसंट्रेशन के बढ़ने से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बढ़ता है, कंसंट्रेशन के बढ़ाने से
मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पे आ जाइए। अगर हम बात करें डाइल्यूशन बढ़ाइएगा, सही बात है, सेम चीज, वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। नंबर ऑफ आयंस का माइग्रेशन, नंबर ऑफ आयंस का क्या चीज बोलो? माइग्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो कैप इक्विवेलेंट भी इंक्रीज कर जाएगा। ये क्यों इंक्रीज कर जाएगा भैया? क्योंकि यहाँ पर माइग्रेशन बढ़ रहा है, तो ये बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ वॉल्यूम स्पेसिफाई नहीं होता। उसके बाद उसी तरीके से कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कैप इक्विवेलेंट घटेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो सारे बच्चे देखना यहाँ पे, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे प्लीज। डाइल्यूशन के बढ़ाने से कप्पा घटता है या बढ़ता है? क्यों घटता है? क्योंकि वॉल्यूम स्पेसिफाइड है। हमें 5 कमरे में जाके बच्चों की नंबर नहीं चेक करनी, हमें एक कमरे में बच्चे का नंबर चेक करना है। नंबर कमरे का बढ़ाएंगे, बच्चा जाके दूसरे कमरे में बैठेगा। बट जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो किसी एक कमरे का बात कर रहा है, तो एक कमरे में नहीं है। और ये एक कमरे नहीं, सारे कमरे का बात कर रहा है। कल के दिन 10 बच्चा और आ गया, लेकिन वो जाके दूसरे कमरे में बैठ गया, तुम आके यहाँ चेक किए, बोले अरे यहाँ तो 5 बच्चा था कल भी, आज भी 5 बच्चा बैठा हुआ है, क्या गड़बड़ी है? सही तो है। लेकिन तुमने दूसरे रूम को भी चेक करना है, क्योंकि तुम मोलर कंडक्टिविटी से क्या कर रहे हो? इसमें लिखा है इतना लार्ज होना चाहिए कि दोनों के दोनों रेट्स डीप हो जाए। तो टोटल माइग्रेशन ऑफ आयन आपको देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ गया ना, और अगर नहीं बढ़ा बट आयंस का माइग्रेशन तो बढ़ गया, और माइग्रेशन बढ़ने के कारण मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। और यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये भी बढ़ेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा। तो समझ में आ गई बातें? तो ये दोनों एक पैटर्न को फॉलो करता है और ये अलग पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और यहाँ वॉल्यूम फिक्स, यहाँ वेरिएबल होता है। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? एग्जामिनेशन में कई बार ये चीज पूछा गया है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए जल्दी से।
चलिए हो गया सभी का। नेक्स्ट लिखिएगा। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। चलिए आइए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या डेटा फॉलो होता है, बट एक्चुअली देखिए कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। जैसे कि मोलर कंडक्टिविटी घट जाता है कंसंट्रेशन के बढ़ाने से, बट एक रिलेशन भी इसके पीछे स्टेबल है। उस रिलेशन के बेसिस पे आपको आंसर करना है। देखो यार, एक रिलेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू कैप एम इज इक्वल्स टू कैप एम नॉट माइनस ए रूट अंडर सी। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है एक्चुअली। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं। कैप एम क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। कैप एम नॉट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मीनिंग समझाते हैं अभी। ए कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इन चारों चीजों का फैक्टर बताता हूँ क्या क्या है। देखो यार, पहले आते हैं कैपएम। कैपएम के बारे में जानते ही हो सब कोई। कैपएम बराबर क्या लिखा है आप लोगों ने, बोलो। कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। ये लिखा ना आपने। और कैपएम नॉट क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कहीं कहीं किताबों में ऐसे लिखा भी आपको मिलेगा, कैपएम और यहाँ इन्फिनिटी लिखा मिलेगा। मतलब है आपको क्या करना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब आपको बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट लेना है और बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मिलाना है उसके अंदर। ठीक है, ऐसा मानो आपने 2 ग्राम NaCl लिया और उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया। दैट इज कॉल्ड एज अ मोलर कंडक्टिविटी एट, वर्ड जल्दी बताइए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये डेटा है। ये एक कांस्टेंट होता है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अब देखो हर जगह पानी नहीं लेंगे आप, सॉल्वेंट भी अलग अलग प्रकार का होता है। याद करो, पोलर, प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, ऑर्गेनिक में पढ़े थे ना। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। और सी क्या है जल्दी बताइए? कंसंट्रेशन। एक्चुअली ये जो इक्वेशन लिखा गया है वो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखा गया है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट के लिए जल्दी बोलिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या, चलिए समझते हैं इसको। ये किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखा गया है। कैसे आप स्पेसिफाई करेंगे भैया? तो ऐसे स्पेसिफाई करेंगे। कैप एम है तो कैप एम बराबर क्या लिखेंगे, बोलो यहां से? माइनस ए रूट अंडर सी प्लस क्या हो जाएगा, कैप एम नॉट या इन्फिनिटी, दोनों चल सकता है। ठीक है, दोनों आप लिख सकते हैं, उल्टा करके लिखा है इसी को। अब कंपेयर कीजिए y बराबर एम एक्स प्लस क्या चीज से, सी से। हो जाएगा। y का काम कौन कर रहा है बोलो? कैप एम। तो y एक्सिस पे आप कैप एम ड्रॉ कर दो। ठीक है, x के सामने सामने कौन है? रूट अंडर सी है। और क्या, m क्या है? माइनस ए। माइनस ए इज द स्लोप। निगेटिव स्लोप हमेशा ऐसे बनता है।
बोलो हाँ या ना। और कैपेम इंफिनिटी या नॉट क्या है, सी के बराबर, सी इंटरसेप्ट होता है, बोलो हाँ या ना। तो ये वाला जो डेटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपेम नॉट या कैपेम इंफिनिटी के बराबर। ठीक है। और ये जो आपने ड्रॉ किया इक्वेशन बच्चा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट के। इक्वेशन क्या कहता है, फिर से बोलो, कैपेम इज इक्वल टू कैपेम नॉट माइनस ए रूट अंडर सी, उल्टा करके लिख लीजिए। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो करते ही एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसे बताना चाहूंगा, m स्लोप होता है, स्लोप माइनस है, और माइनस स्लोप हम लोग कैसे पता करते हैं, आपको x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाना होता है, बोलो हाँ या ना। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो बताओ स्लोप माइनस या प्लस, माइनस। सी क्या है, इंटरसेप्ट, जो कि कौन से एक्सिस पे कट होता है, वाई एक्सिस पे। या प्लस इंटरसेप्ट है या माइनस है, प्लस है, तो ओरिजिन के ऊपर या नीचे, ऊपर। यार ये कॉन्सेप्ट तो याद है ना, आईटिक्स 5वां बार आ रहा होगा ये चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री में लाके। बोलो हाँ या ना। तो कैपे में और सी के बीच में ये ग्राफ बना है। ठीक है। अब ये ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया। अब चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, कैपेम और सी के बीच में, रूट सी के बीच में ग्राफ बनाया आपने, ये मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ है। ओके, थीटा ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90, ग्रेटर देन 90। ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, एक्स। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। अब चलिए, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे NaCl, Na2SO4, KBr, ये सब के सब क्या है जल्दी बताइए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमें कैसे पता चलेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो ज्यादातर अल्कली मेटल्स या अल्कली अर्थ मेटल से बने हो, दे आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं भैया, पता ही होगा। आया, ये सब पढ़े हो ना, बिन मगज का सरबरा। ये सारे के सारे मेटल से बने हुए इलेक्ट्रोलाइट ज्यादातर स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो देखो पोटेशियम का, सोडियम का बना हुआ है ना, बना है ना, इनके इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ज्यादातर। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप कैसे पहचानेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई कहा जाए, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है भैया, जो कि 100% डिसोसिएशन करते हैं। क्या करते हैं बोले जल्दी बताओ, मतलब पूर्णतः वो टूट जाएंगे पानी के अंदर। या फिर जिसका DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा का वैल्यू 1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होगा, या फिर 100% वो डिसोसिएट कर जाएंगे, उन्हें हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। पानी में मिलाओगे, 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, पानी में मिलाइएगा पूरी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपका NaCl पानी में मिल जाता है, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, पहचानने का तरीका हुआ। अब आ जाइए थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है भैया, जो कि पार्शियल डिसोसिएशन शो करता है। कैसा डिसोसिएशन चलिए बताइए, डिसोसिएशन मतलब वो थोड़ा बहुत टूटेगा। चलो पहचानते कैसे भैया, बहुत सिंपल तरीका, एक चम्मच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो, पानी में मिलाओ, स्टीयर करो, पूरा मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो गया। मिलाओ, कुछ देर छोड़ दो, कुछ हिस्सा मिल भी जाएगा, नीचे में जाके कुछ बैठ जाएगा। बार बार मिलाओगे, बार बार नीचे में बैठेगा कुछ। जो पूर्णतः नहीं मिल रहा है वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, अमोनियम के सॉल्ट, NH4Cl, CH3COONA, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। CH3HCOOCl, ये सब के सब कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि एसिटिक एसिड से बनते हैं, मेथेनोइक एसिड से बनते हैं, अमोनियम क्लोराइड अमोनिया से बनते हैं, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनते हैं, वो सब के सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है। ये पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में पूर्णता नहीं मिलेंगे। अब अगर इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना हो तो क्या पूछेगा, एनसीईआरटी में ये इक्वेशन किसका दिया हुआ है, ये इक्वेशन मैंने सीधी सी बात बताई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्वेशन। तो भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन था, अभी मैंने बताया था, कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा, मोलर कंडक्टिविटी हर हाल में फॉल डाउन होगा। यहाँ भी फॉल हो रहा है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी गिरेगा ही गिरेगा, इनवर्स का रिलेशन होता है, बताया था ना, कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा तो मोलर कंडक्टिविटी गिरेगा,
डाइल्यूशन बढ़ाइएगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा क्योंकि माइग्रेशन बढ़ता है, ये लिखवाया। इसका ग्राफ बनाओगे बच्चे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो ग्राफ आप बनाइएगा, ये वाला जो ग्राफ आप बनाइएगा, ये बच्चे वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। इसका ग्राफ है बोलो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। और ये किसका है भैया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आई बात है? तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है जो स्ट्रेट फॉल डाउन हो रहा है, और जो कर्व के फॉल डाउन हो रहा है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। और ये कैपम और रूट अंडर सी के बीच में आपने ग्राफ बनाया है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? अब एक बात सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि इस ग्राफ में मोलर कंडक्टिविटी किसका पता करना आसान है, तो आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पता करना आसान है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है, स्ट्रेट वाला जो ग्राफ है, वो डायरेक्टली जाके इस वाई एक्सिस को कट कर रहा है, और अगर वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो मुझे इंटरसेप्ट का डेटा आ जाएगा, और इस इक्वेशन में पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट ना तो इधर कट कर रही है ना नीचे कट कर रहा है, और जो इंटरसेक्शन दे ही नहीं रहा है, आपको क्या पता कि कहाँ पे वो कट करके क्या रिजल्ट देगा? तो किसका आंसर नहीं लाना पॉसिबल है? वीक का। किसका लाना पॉसिबल है? समझ में आया? तो याद रखिएगा यहाँ पे किसका डेटा आपको आसानी से आ जाएगा, तो ये स्टार करके ये बात लिखिएगा। और ये पूछा भी एक पेपर के अंदर, क्या बोलेंगे, द डेटा, सॉरी, द वैल्यू ऑफ कैपम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट is easy to determine from the graph. ग्राफ से आपको इस इलेक्ट्रोलाइट का डेटा पता करना आसान है, रादर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये आपका एक ग्राफ हो गया, एनसीईआरटी पलटेंगे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए लिख लीजिएगा सारे।
यहाँ पे एक चीज सी छूट गई। ये कॉपी now this law is called as a Colos law. कौन सा लॉ? दैट इज अ कोलॉस लॉ। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है सुनिएगा, बहुत सिंपल सा लॉ है ये। मोलर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए। अच्छा देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं या कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग सेम होता है। क्या बोला, क्या बोला? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सेम। ठीक है, अब चलिए इसी बेसिस पे हम लोग करते हैं, लिखेगा पहले लॉ लिखो। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ an electrolyte the limiting molar conductivity of an electrolyte molar conductivity of an electrolyte is equal to is equal to sum of is equal to sum of ionic molar conductivities of is equal to sum of ionic molar conductivities of is equal to sum of ionic molar conductivities of ionic molar conductivities of ionic molar conductivities of individual ions, ionic molar conductivities of individual ions, ionic molar conductivities of individual ions, conductivities of ionic molar conductivity of individual ions multiplied by multiplied by multiplied by their stoichiometric coefficients multiplied by their stoichiometric coefficients multiplied by their stoichiometric coefficients stoichiometric coefficients coefficients in given ionic equation
stoichiometric coefficients in given ionic equation. Stoichiometric coefficients in given ionic equation. Stoichiometric coefficients in given ionic equation. In given ionic equation. In given ionic equation. चलिए समझते हैं इस बात को. What is the meaning of that? सुनो. पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ही दूसरा नाम होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. जो अभी लिखाया था. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैप एम नॉट से या फिर कैप एम इंफिनिटी से. दोनों बातें चलेंगी. अब चलिए इसको समझाते हैं थोड़ा सा. मान लीजिए यहाँ पे कोई AX और BY गल के एक आयोनिक कंपाउंड है. पानी में आपने मिलाया, मिलने के बाद ये कटायन और ये एनायन के फॉर्म में टूटा. A+ के फॉर्म में टूटा. ऐसा ऐसा X आयन बनेगा और ये YB के फॉर्म में टूटा बट माइनस के फॉर्म. रूल कहता है कि पहले कटायन होता है और बाद में क्या होता है बोलिए? एनायन होता है. ठीक है. दिस इज कटायन एंड दिस वर्ड जल्दी बताइए. आना टूट गया. तो कहते हैं अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी पता करना है इसका. ठीक है. ठीक है. लिखा यहां से. तो मुझे इसका पता करना है तो यहां से मैं लिख दिया AX BY का. ठीक है. तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी अब लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे. इसका लेना पड़ेगा A+ का. ठीक है. एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर नॉट लगा दो. जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर. ठीक है. फिर कैप एम या फिर ऐसे करके लिख दो. एम लिखो यहां से A+ लिख दो और यहाँ पे एम लिख दो. नॉट लिखो यहाँ पे B- लिख दो. और इसका कोफिशिएंट कितना है बोलो? Y. मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा. भैया अभी तक तो बातें थोड़ी सी ब्लर टाइप की लग रही है. पूरे तरीके से क्लियर नहीं हुआ है क्या ये चीज? ठीक है. आपको मोलर कंडक्टिविटी दोनों का ऐड करना है और इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है. चलिए एग्जांपल के तौर पे समझा ही देते हैं. जैसे कि मुझे अगर NaCl को ब्रेक करना है. चलो ध्यान देना सभी को. ठीक है. कैसे ब्रेक होगा बोलो? ठीक है. लिखेंगे कैप एम. यहां भी एम कर लो थोड़ा. कैप एम और यहां लिख दीजिए NaCl. लिख दिया. यहां डाल दीजिए नॉट. मन है तो इन्फिनिटी भी डाल सकते हैं. लेमडा एम Na+ डाला. यहां पे डालो नॉट. लेमडा Cl सॉरी लेमडा एम Cl- नॉट डाल. ऐड कर दो. दोनों को ऐड करोगे इसके बराबर आ जाएगा. चलिए और थोड़ा बेहतर समझ लेते हैं. मानिए मैग्नीशियम क्लोराइड दे रखा है आपको. ठीक है. कैसे ब्रेक करेंगे बोलिए? Mg+2+2Cl-1. ठीक है. कैसे करेंगे? कैप एम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसे. ठीक है. आपका मन है इसको हटा के आप इन्फिनिटी डाल दो चलेगा. लेमडा ले लो. ठीक है. डालो एम. यहां लिखो इन्फिनिटी. मैग्नीशियम का लिखो Mg+2. लिखा क्या? आगे लिखोगे लेमडा एम इन्फिनिटी Cl-. बट बताओ उसके आगे नंबर क्या लिखा हुआ है? 2. तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से. दैट्स इट. आया. चलिए और देखो. अगर मैंने कह दिया AlCl3 कैसे ब्रेक करेंगे बोलो? Al+3+3Cl-1 होगा नहीं होगा? अब चलो लिखो. कैप एम ऑफ क्या लिखेंगे बोलो? यहां से AlCl3 इन्फिनिटी पे क्या लिखेंगे फिर बोलो? लेमडा एम Al+3 लिखा यहां से इन्फिनिटी प्लस लेमडा एम Cl- लिखेंगे इन्फिनिटी. नंबर क्या लिखा हुआ है? 3. आया. थोड़ा और अल्टर सा इक्वेशन ले लेते हैं. Al2SO4 होल 3. ठीक है. ब्रेक कीजिएगा 2Al+3 में 3SO4-2 में. ठीक है. 3 सल्फेट था 2 एल्यूमिनियम था. इस पे +3 चार्ज होता है उस पे -2 चार्ज होता है. लिखना चालू कीजिए. इन्फिनिटी एम किसका हो जाएगा?
Al2SO4 होल 3 का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Al+3 हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × λm∞ किसका हो जाएगा? SO4 - 2। दिस इज कॉल्ड एज क्या? जल्दी बताओ, अब तो समझ में आया। दिस इज कॉल्ड एज क्या? जल्दी बताइए। कोलोस्ट लॉ। आर साइलेंट होता है। अब सुनिएगा, आपको ये डेटा दिए होंगे सवाल के अंदर, मोलर कंडक्टिविटी दिया होगा, बोलेगा इसका निकाल के लाओ, तो निकाल के लाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैच है। यहां तक बात समझ में आ गया? ये लॉ स्पेसिफिशियली डिफाइंड है बच्चा मोलर कंडक्टिविटी के लिए, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज के लिए, या कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसी में कह दिया जाता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो, क्या निकालो? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वहां पे ये केसेस नहीं होता, वहां थोड़ा चेंज होता है। क्या चेंज होता है अभी बताता हूँ। मान के चलो तुमको एक दे रखा है CA3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट नाम का एक आयन दिया हुआ है। ठीक है, ब्रेक कीजिए इसको। ब्रेक करेंगे तो बच्चे ब्रेक होगा थ्राइस ऑफ Ca+2 में और 2 ऑफ PO4 - 3 में। ठीक है, फॉस्फेट पे -3 होता है और कैल्शियम पे +2 होता है। ठीक है, बैलेंस कर दिया। अगर मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखना पड़ता तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए किसका? इसी का। क्या है बोलो? CA3PO4 तो याद रखिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप लिख रहे हैं तो उस दौरान स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का इस्तेमाल नहीं होता है, डायरेक्ट आप आयंस के बारे में लिखें। ठीक है, ऐसे कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी Ca+2। मैंने दो तरह की कंडक्टिविटीज पढ़ाई ना, द मोलर एंड द स्पेसिफिक, सॉरी, द मोलर एंड द इक्विवेलेंट। मोलर में नंबर मल्टीप्लाई होता है बट इक्विवेलेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसका भी लिखना है डायरेक्ट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी PO4 - 3, दैट्स इट, नंबर नहीं आएगा, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे आप। और अगर आपको यही लिखना पड़ता मोलर तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई होता और इसमें 2 से मल्टीप्लाई। ठीक ना? तो इस केस में याद रखिएगा, नेवर इंक्लूड, क्या चीज को इंक्लूड ना करो? इसको इंक्लूड ना करो, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। आया समझ में? कोई दिक्कत? इसको हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं? कोलोस्ट लॉ। कभी कभी ऐसा करेगा कोलोस्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, मतलब नहीं होना है। ठीक है, बहुत सिंपल और स्ट्रेट ये है कि अगर, देखो सिंपल बता देता हूँ क्या था। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आपने पानी के अंदर मिलाया और उसमें सफिशिएंट जरूरत से ज्यादा पानी मिला दिया आपने, तो जरूरत से ज्यादा पानी मिलाने के बाद उसका माइग्रेशन बढ़ जाता है और उसकी मोलर कंडक्टिविटी कन्वर्ट हो जाती है, मोलर कंडक्टिविटी कन्वर्ट हो जाती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। और तब उसका अगर मोलर कंडक्टिविटी लाना है आपको, तो आपको उनके आयंस के मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ना है। कंडीशन अप्लाइड, उनके आयोनिक इक्वेशन में स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कितना है उनको भी मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। दैट्स इट। आ गया समझ में? और अगर इक्विवेलेंट पूछा, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करके लास्ट में लिख लीजिए या कॉपी कर लीजिए।
क्लियर? दिस लॉ वाज कॉल्ड एज कौन सा लॉ? कुलॉस लॉ। लिखेगा एप्लीकेशन ऑफ कुलॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कुलॉस लॉ। चलिए पहला पहला है, बस लिखिएगा। इट इज यूज्ड टू डिटरमिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट इज यूज्ड टू डिटरमिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट इज यूज्ड टू डिटरमिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte. Degree of dissociation of weak electrolyte. Degree of dissociation of कौन सा electrolyte बताओ? Weak electrolyte. Weak electrolyte का degree of dissociation से पता चलता है। कैसे? आइए समझाते हैं। Degree of dissociation of weak electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग समझो। मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था। बोला क्या था आपको कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो जल्दी पानी में मिलता नहीं है। तो मान के चलो अपने वो अमाउंट का 70% मिल पा रहा है था, 50% मिल पा रहा है। कितना प्रतिशत सॉल्यूशन के अंदर मिल पा रहा है, उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। ठीक है, मान के चलो तुम अमोनियम क्लोराइड का एक चम्मच तुमने अमोनियम क्लोराइड डाला और एक चम्मच में 50 ग्राम अल्यूमिनियम क्लोराइड हट रहा है, तो इजी कर देते 100 ग्राम। ठीक है, देखते हो केवल 70 ग्राम ही मिल पा रहा है और 30 ग्राम नीचे जाके बैठ गया। तो कहोगे कि इस अमोनियम क्लोराइड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 70% है। बस जितना मात्रा में वो मिल पा रहा है उतना ही मात्रा में वो टूटा है, डिसोसिएट किया है, और जितना मात्रा में वो टूटेगा उतना ही मात्रा में वो मिलेगा। उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, जैसे मान के चलो तुमने जैसे एसिटिक एसिड का तुमने अमोनियम एसिटेट या फिर सोडियम एसिटेट सॉल्ट ले लिया, मिलाने की कोशिश करी, देखते हो 100 ग्राम अमोनियम सॉल्ट ले लिए तुम, अमोनियम क्लोराइड सॉरी अमोनियम एसिड, देखते हो 90 ग्राम केवल मिल पाया, 10 ग्राम बैठ जा रहा है नीचे जाकर। तो बोलोगे 90% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आया समझ में? तो कितना मात्रा में मिल पा रहा है उसको अगर पता करना है, वो भी कोलोस लॉ देगा आपको। कैसे? कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टर्म अल्फा से, और अल्फा इज गिवन बाय बच्चा कैप एम एट अ गिवन कंसेंट्रेशन बाय कैप एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनका जो रेशियो होता है गिवन कंसेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, उसी को क्या कहते हैं बताओ? अल्फा। तो भैया सवाल में कैसे होगा? सवाल में दोनों डेटा दे रखा होगा, आपसे बोलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सेकेंड वन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां समझ में आया? सेकेंड अगर आपसे कहा जाए, दैट इज बेसिकली इसको कहते हैं हम लोग डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन कांस्टेंट पता करना होता है, या फिर रिएक्शन कांस्टेंट पता करना होता है। कांस्टेंट ये कैसे आएगा? कुछ फॉर्मूला आपको दिमाग में रखने हैं। दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड दैट इज के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा कैसे निकला? अल्फा ऊपर से निकला। ये है क्या? दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ, ये इसको लोग रिएक्शन कांस्टेंट कह लो, और यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझो भाई, अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। वीक इलेक्ट्रोलाइट अब क्या है?
हेलो। हाँ बिल्कुल सही है अभी। जस्ट क्लास में 15 मिनट बात करें। हाँ करते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे सी अल्फा स्क्वायर है, 1 माइनस क्या है जल्दी बताइए, अल्फा। तो बच्चे ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि हम लोगों ने जो अभी तक निकाला है, देखो ये सब के बारे में अगेन देखना, मैग्नीशियम क्लोराइड, अल्कली अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम क्लोराइड अगेन अ गुड मेटल, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। और मेटल से बना हुआ सॉल्ट ज्यादातर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है। तो जो तुमने लिखा है बच्चे, वो लिखा है आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है, और उसका तुम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी निकाला है। ठीक? अब इसके बारे में बात करोगे, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिख रहे हैं आप। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, उसके अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा, के निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ये आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। आइए समझाते हैं। और जैसे कि मान के चलो, आपको तीन चीजें यहाँ पे निकालना होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। वीक के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहला, डिसोसिएशन कांस्टेंट दूसरा, ये दोनों पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। और तीसरा चीज आपसे अगर कुछ पूछ लेगा, तो पूछेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या पूछेगा, बोलो जल्दी बताओ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या फिर सॉल्युबिलिटी। अब ये कहाँ से आ रहा है भैया, थोड़ा ये 11th का एस्पेक्ट है, ठीक है। बट जान जाने में कुछ नहीं जाता, इट्स नॉर्मल है कि अगर जान ही रहे हो तो इसको थोड़ा सा जान जाओ। और वहां पे अगर पूछेगा तो फॉर्मूला यूज करके तो एटलीस्ट जान जाओगे। ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ रहा ही नहीं आ रहा। इक्विलिब्रियम का बहुत शानदार टॉपिक है ये। एक से पूछ लिया, याद रखिएगा कोलॉस लॉ की मदद से इसको कंप्लीट किया जाता है। पहली बात, कैसे करते हैं भैया, याद रखिएगा। अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता है किसी भी सब्सटेंस का, और उसका स्पेसिफिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जानना है, तो उसको लिखेंगे कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी। और आपको सॉल्युबिलिटी टर्म दे देगा सवाल के अंदर, ये मेंशन करके रखेगा और बोलेगा लिमिटिंग कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। आया समझ में? तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। और इन केस अगर कोई आयन आपका दे रखा है, ठीक ना, जैसे कि मान लो ए एक्स बी वाई, एक होगा एक्स ए प्लस में प्लस वाई बी माइनस में, अभी किया था ना। स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या फर्क है, स्ट्रॉन्ग में सिंगल एरो है और वीक में डबल एरो लगा रहता है। राइट साइड भी जाएगा, लेफ्ट साइड भी आएगा, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट को सबसे पहचानने का तरीका ये है, रिएक्शन की मदद से। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट पूरे तरीके से मिला नहीं है, ये कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे जाके बैठ रहा है, ठीक है। अब इसका तुमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए कहेगा, तो आप कैसे करेंगे? सिंपल तरीका होता है बच्चे, देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नाम का एक टर्म होता है, उसको कहते हैं केएसपी। फिलहाल आप इसके बारे में फिलहाल इसके बारे में बस आप कैलकुलेटिव पर्पस के लिए जानिए। बाद बाकी इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर के अंदर डिस्कस्ड है ये 11th क्लास में। तो मुझे बता देना चाहिए, देखो कैसे हो, देखो ये दे रखा है आपको। अब देखो यहाँ पे, मान के चलो ये आयन दे रखा है ए प्लस, और उसका कोफिशिएंट कितना है जल्दी बताओ, एक्स। ए प्लस दे रखा है, उसका कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, एक्स। और एक का क्या दे रखा है, वाई। और देखो कैसे करना है आपको, जैसे ये दे रखा है, इसका जो भी कंसंट्रेशन लेवल है, जैसे यहाँ से ये दे रखा है, तो मान के चलो इसका सॉल्युबिलिटी एस है। क्या है सॉल्युबिलिटी एस? तो इसका कोफिशिएंट कितना है जल्दी बताओ, एक्स है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट इसका एक्स है, तो इसका सॉल्युबिलिटी एक्स है। सॉरी, इसका सॉल्युबिलिटी इसका एस है, और इसका कोफिशिएंट एक्स है। तो लिखेंगे ऐसे करके, एक्स इंटू एस पावर में एक्स लिखा। और आफ्टर लिखेंगे y इंटू बी, लिखा यहाँ से। और पावर में क्या डाल देंगे, y डाल देंगे यहाँ से, सॉरी सॉल्युबिलिटी, इसका सॉल्युबिलिटी डाल देंगे यहाँ से। अब देखो क्या लिखेंगे, के एस पी बराबर, लिखे यहाँ से लिखेंगे x पे पावर x, यहाँ s पे पावर x, y पे पावर y, और s पे पावर क्या हो जाएगा, y। s और s रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्युबिलिटी टर्म को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी। यहाँ से लिखेंगे एक्स एक्स, और y क्या हो जाएगा, y। और ये x s और s को अगर बेस से में, तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड। सॉल्युबिलिटी x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x पे पावर x और y पे पावर क्या आ गया, बोलो y। और s पे पावर x प्लस क्या आ गया, y। दिस इज कॉल्ड एज अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फिर से बता रहा हूँ, सुनो। अभी जो तुमने कोलोस लॉ निकाला इससे पहले, वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लेते हैं। मतलब उनको अगर तुम सॉल्वेंट में मिलाओ, तो पूरी तरीके से वो मिल जाएंगे।
उनका भी अगर मोलर कंडक्टिविटी आपको पता करना है तो उसी तरीके से आएगा जैसे बताया था, ठीक है। बट अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है तो आपसे वो 3 बातें पूछ लेगा। या तो आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कराएगा, कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। अब ये सी वाला क्या टर्म है भैया? ये कुछ टर्म नहीं है, एक्स्ट्रा वही चीज है जो भी पढ़े थे आप। कप्पा इंटू 1000 बाय क्या चीज एम, ठीक है। सेकेंड आपसे हो सकता है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ ले। यहां से अल्फा निकल गया, ये सी क्या है भैया? सी कुछ नहीं, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन किस में दे रखा होगा? मोलरिटी में। इसमें दिया होगा मोलरिटी। सच। अल्फा को निकालो, अल्फा उठा के रख दो, ठीक है। थर्ड आपसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी पूछेगा। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी गिवन है और आपसे पूछा कि व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर दिस एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट, जो कि वीक नेचर का है, यूज द फॉर्मूला एंड पुट द रिजल्ट डायरेक्टली, ठीक है। और अगर आपसे केएसपी पूछ लिया तो एक्स का जो भी कंसंट्रेशन होगा उसके कोफिशिएंट का पावर चढ़ा देना। समझ में आया ऐसे? वाई का जो भी कंसंट्रेशन लगेगा पावर चढ़ा देना, जो नंबर है, ठीक है। वाई पे पावर वाई, एक्स पे पावर एक्स। यहाँ 2 है तो 2 पे पावर 2, 3 है तो 3 पे पावर क्या चीज 3, इनटू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमेशा मोलरिटी के टर्म में दे रखा होगा। एक्स प्लस वाई को ऐड कर दीजिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। आपसे 4 चीजें पूछ सकता है, फिर से बता रहा हूँ। अल्फा, ये, मोलर कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ सॉल्युबिलिटी, या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर वो किस पे सवाल दे रखा है बोलो? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए कर लीजिए। इसको कहते हैं कोलॉस लॉ, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए।
चलिए एक